देखिए, जब स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ CHO इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन प्लांट्स। देखो हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स और इनके क्या क्या फायदे हैं प्लांट में किसी भी न्यूट्रिएंट्स के, चाहे वो माइक्रो हो मैक्रो हो, सभी की बात करने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी मिनरल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं उनके सबके फंक्शन, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज प्रॉब्लम्स जो भी हैं प्लांट में वो सारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार मार्कर सेलेक्ट कर लूँ और स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से इस पूरे लेक्चर को। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ CHO इन प्लांट्स। वे सरल व जटिल कार्बनिक यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन आदि के निर्माण में शामिल होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, स्टार्च हो गया, इनको बनाने के लिए CHO की जरूरत पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट है। ये तीन क्या है? CH और O। ये तो बेसिक है जिनकी जरूरत पड़े ही पड़ेगी, कोई भी काम हो उसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ये बेसिक न्यूट्रिएंट है, ये नेचर में मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे ही मिलेंगे, नेचुरली फाउंड इन ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में मिलेंगे। इनका प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प होगा, प्रोटीन में भी, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, फैट में भी, सबके सिंथेसिस में ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड नेचुरली फाउंड इन ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। दे आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च वगैरह वगैरह। ये सब पौधे की कोशिकाओं की संरचना को बनाए रखते हैं। प्लांट जो सेल हैं उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। प्लांट सेल स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द CHO, जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। आपने सुना हो तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो मिलके बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है। ठीक है सर। वे कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के ऑक्सीडेशन, विखंडन द्वारा पौधे में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखना भाई, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन होता है। उस दौरान जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है ना, एनर्जी बनती है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने में भी ये हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी रिएक्शंस के दौरान कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डिकम्पोज करके, ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन करके एनर्जी पैदा करने का काम भी कौन करते हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्स का रोल है, न्यूट्रिएंट्स का रोल है। यहाँ तक समझ में आया भी सभी को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से, किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है और कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ यूज होता है। तो देखते चलेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ रहे हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट। पौधे की में नाइट्रोजन के क्या क्या काम? देखो भाई, नाइट्रोजन है ना, मेन घटक है बनाने वाला। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होता है। और प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है किसी भी प्लांट का, वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल को बनाने का मूल घटक है नाइट्रोजन। प्रोटीन एंड क्लोरोफिल का मूल घटक होता है। क्लोरोफिल रंग देता है और उसे हरा रंग रहता है प्लांट का। मेन आवश्यक भूमिकाएं प्ले करता है, कोई भी मेन रोल हो। ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, कोई भी मेन रोल हो प्लांट के अंदर वो सारे प्ले करता है नाइट्रोजन। प्लांट की ग्रोथ में मेन रोल होता है इसका। ये दूसरे आयंस जैसे पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, उन तत्वों के बेहतर उपयोग को नियंत्रित करता है, उनको अपटेक करने में भी हेल्प करता है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से पौधे की प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में शामिल है, क्योंकि क्लोरोफिल का आवश्यक घटक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के कारण उसका हरा रंग रहता है। प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में क्लोरोफिल का रोल है। और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फोटोसिंथेसिस के कारण ही प्लांट हरा रंग रखता है। और ये पोटेशियम, फास्फोरस आदि अन्य तत्वों को नियंत्रित करने का काम भी करता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसकी डेफिशिएंसी से दो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कौन कौन सी है देख लीजिए। जो वी शेप प्रॉब्लम आने लगी, वी शेप में येलो हो जाएगा, स्टारवेशन डिजीज जिसको बोलते हैं। तो देखना, एक तो है स्टारवेशन डिजीज। स्टारवेशन डिजीज क्या होता है? मान लो ये कोई लीफ है, ठीक है। अरे यार, ये तो कलर ही ऐसा हो गया ना, लीफ ग्रीन बनाना पड़ेगा। ये मान लो कोई लीफ है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? येलो होना स्टार्ट हो जाएगा ये वी शेप में। यहाँ से ऐसे ऐसे येलो होना स्टार्ट हो जाएगा वी शेप में।
शुरुआत जो कोने से बिल्कुल कॉर्नर से, और इसी को कहते हैं वी शेप। वी शेप में येलो होता चला जाएगा, ये येलो होता चला जाएगा। इसको स्टारवेशन, स्टारवेशन डिजीज कहते हैं। और ब्लोटिंग इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में जो कॉलीफ्लावर का फूल होता है उसका अकड़ जाना, मुरझाना, वो भी किसके कारण होता है? ब्लोटिंग कॉलीफ्लावर में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण। तो N2 की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होने वाली दो प्रॉब्लम समझ में आई। डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं ये, सिम्टम समझ में आगे भी दो हैं, एक तो स्टारवेशन डिजीज और एक ब्लोटिंग इन कॉलीफ्लावर। दोनों प्रॉब्लम हो रही है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। समझ में आया भी सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फंक्शन ऑफ फोस्फोरस, फोस्फोरस के फंक्शन क्या है प्लांट के अंदर? फोस्फोरस का बहुत ज्यादा मेन रोल है किसी भी प्लांट के अंदर। देखिए जरा, ऊर्जा भंडारण और हस्ताक्षर में बड़ी भूमिका। एनर्जी, जो एनर्जी एटीपी होती है ना, उसके फॉर्मूले में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोस्फेट में PO4-3 की फॉर्म में ये रहता, फोस्फेट में होता है। ठीक है सर, एडीपी हो गया, एटीपी हो गया, एटीपी या एडीपी या एडीपी, और एएमपी मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सभी में। और जितनी भी न्यूक्लिक एसिड्स हमारे किसी भी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, फाइटिन्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, उनका मेन घटक क्या होता है? उनको बनाने वाला जो उनका कंपोनेंट होता है फोस्फोरस। ठीक है, एनर्जी का भंडारण, एनर्जी सोर्स का काम करता है फोस्फोरस। जो एनर्जी करेंसी है किसी भी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, एनर्जी करेंसी वो एटीपी, एडीपी या एएमपी इनकी फॉर्म में रहती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और उनमें भी फोस्फोरस एक मेन घटक है, उसमें भी इसका मेन रोल है। तो शुरू यह शुरुआती जड़ विकास, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, जड़ के विकास के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, वृद्धि को तेज करता है और इस प्रकार अंकुरों को जल्दी से स्थापित करने में मदद करता है। ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, एग्जाम में आया हुआ। रूट के जो फॉर्मेशन में शुरुआती जो स्टार्टिंग करवाता है रूट की फॉर्मेशन में, वो कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं? तो वो है फोस्फोरस। याद रहेगा? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसकी जो डेफिशिएंसी होगी ना, उसकी वजह से जो प्लांट है उसके लीफ बैंगनी कलर के, पर्पल कलर के होने लग जाएंगे। ठीक है, एंथोसाइनिन जो बनाता है वो पर्पल करता है। ठीक है, तो देखना ये लिखा हुआ है, यह बीज निर्माण के लिए आवश्यक है क्योंकि बीज में फोस्फोरस की बड़ी मात्रा पाई जाती है। जो सीड बनता है ना, सीड की फॉर्मेशन में भी इसका मेन रोल है, एनर्जी करेंसी में भी इसका मेन रोल है। ठीक है, और रूट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी मेन रोल है। तुमने सुना हो जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसकी गतिविधि को बढ़ाता है और जड़ के निर्माण में हेल्प करता है, जड़ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, लेग हेमोग्लोबिन सुना हो, हेमोग्लोबिन सुना, उनमें सारे में इसका रोल है। कमी से क्या होता है? पौधे में फॉस्फोरस गतिशील होता है, जब इसकी कमी होती है तो पुराने उत्तकों को सक्रिय मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक जो सेल डिवाइड करती है उस जगह पे भाग जाता है। गतिशील होता है, मोबाइल होता है। फोस्फोरस एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मोबाइल है तो जहाँ पे इसकी कमी होगी वहां, अगर कमी होती है तो पुराने उत्तकों से सक्रिय मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। पुराने पत्ते गिरने लगेंगे इसकी कमी से, क्योंकि वहां से निकल के वो कहा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है जो सेल ऑलवेज डिवाइड करते हैं। सक्रिय एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब है डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल को मेरिस्टेमेटिक, एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं, वहां पे भाग जाएगा। और पत्तियां छोटी होती हैं और पुरानी पत्तियों से पतझड़ शुरू होता है, पुरानी पत्तियां गिरने लगती है, समय से पहले ही पत्तियां गिर जाती है अगर फोस्फोरस की कमी होगी तो। एंथोसाइनिन जो कि बैंगनी कलर, पर्पल कलर का कारण बनता है, एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है के कारण पत्तियां बैंगनी रंग में बदल जाती है। पौधे की पत्तियां, डंठलों और फलों पर मृत परिगलित क्षेत्र विकसित हो जाता है, अविकसित जड़ें, और जड़ें भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाती। ठीक है, पौधे के अंदर जो पत्तियां होती है, डंठल होते हैं, फूल होते हैं, वो मृत, वो मलने जलने जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें येलोइश कलर होकर वो जलने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। फोस्फोरस की कमी से इतनी प्रॉब्लम होती है। जो ओल्ड लीव्स है वो गिरने लगती हैं, टाइम से पहले गिर जाती हैं, और जो बैंगनी कलर में बदल जाता है एंथोसाइनिन, और पत्तियां, डंठल सब कमजोर होकर मरने लगते हैं, और जड़ें हैं वो मेच्योर नहीं हो पाती। ये सभी किसकी कमी से होती है भाई? फोस्फोरस की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स। समझ में आया भाई यहाँ तक सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फोस्फोरस किस किस फॉर्म में पाया जाता है? फोस्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। देखिए मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ बातें, सुने। फोस्फेट का जो फार्मूला होता है ना, ये होता है H3PO4 होता है, सुन लो एक बार। इसमें से अगर एक H को हटा दिया जाए, -H कर दिया जाए, एक H गायब हो जाए, तो क्या बचेगा? H2PO4-1।
ठीक है सर। एक और H कम कर दिया जाए तो HPO4 2 एक और H कम कर दिया जाए तो, एक और H को कम कर दिया जाए तो PO4-3। समझ में आया क्या यहाँ तक? यही खेल है देखो कि अगर आप प्लांट ऑब्जर्व करता है इसको या तो इस H2PO4- की फॉर्म में या HPO4 2- की फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ 1- और यहाँ 2- डिपेंडिंग ऑन H पे डिपेंड करता है। ठीक है, पीएच जो इसकी होती है ना लगभग 7 न्यूट्रल के आसपास ये अच्छे से काम करता है, लेस देन 7.2 लगभग 7 के आसपास। एच अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा है 1 वाला तो एसिडिक होगा, पीएच 7 से कम 7.2 से कम मिलेगी। अगर ये वाला हिस्सा कम एच वाला ज्यादा हुआ तो पीएच 7 से 7.2 से ज्यादा मिलेगी, मतलब ये तो बेसिक कंडीशन पैदा कर देगा। और ये वाला क्या पैदा कर देगा? एसिडिक कंडीशन पैदा कर देगा, क्योंकि पीएच 7.2 से कम है एसिडिक, और ये ज्यादा हो जाएगी तो बेसिक। ज्यादा एच वाला होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और कम एच वाला होगा तो बेसिक हो जाएगा। और ये ज्यादातर सब में से ज्यादा जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट में फॉस्फेट की फॉर्म में, ये लास्ट वाला होता है। ठीक है भाई। और एट 7.2 पीएच पे दोनों के दोनों इक्वली अवेलेबल होते हैं भाई, दोनों के दोनों इक्वल अवेलेबल होते हैं 7.2 पे। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पीएच पे जो मिलती है फॉस्फोरस की वो सबसे ज़्यादा होती है 6 से लेके 6.5 6.5 पे होती है, लगभग आसपास न्यूट्रल के आसपास। ठीक है, तो फॉस्फोरस इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है किसी भी प्लांट के अंदर, अब्जॉर्ब किस किस दो फॉर्म में होता है ये वाली। ठीक है भाई, वो पीएच पे डिपेंड करता है, पीएच कितनी उसके अकॉर्डिंग वो अब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ पोटेशियम। फंक्शन ऑफ पोटेशियम पे देखिए, पोटेशियम के जो मेन रोल है ना, एक तो पीएच को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करता है भाई, मेंटेन। ठीक है सर। एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दूसरा एक फंक्शन हो गया, दूसरा एंजाइम एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है सर। ठीक है। तीसरा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है सर, प्रोटीन सिंथेसिस। चौथा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनको ओपन क्लोज करता है। और आयन का बैलेंस बना के रखता है, आयनिक बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करता है। और एक ओस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है, सिक्स्थ ओस्मोलैरिटी ऑफ सेल को भी मेंटेन करना किसका काम है? इसी का काम है। और सेवंथ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, में हेल्प करता है। ठीक है, ये मेन काम है जो इसके मेन मेन काम थे, जिससे कि ये मेन माना जाता है एंजाइम। और आठवां ये पेप्टाइड बॉन्ड भी बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जब अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बना रहे हो ना, फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना भी इसी का काम है। ठीक है भाई। और सबसे मेन काम बता दूं अब तुम्हें, नाइन्थ पॉइंट, H2O का, H2O की नियंत्रण, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इन प्लांट सेल। ये 9 काम मैंने बताया, ये सारे यही करता है, पीएच को मेंटेन करना, एंजाइम को एक्टिवेट करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करना, आयनिक बैलेंस बनाए रखना, ओस्मोलैरिटी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड वाटर के लेवल को मेंटेन रखना। ये सारे काम किसके हैं? पोटेशियम के सर, मेन फंक्शन है ये सारे। तो पढ़ देते हैं, अभी इनको लिख लिया होगा। तो देखिए, पीएच त्रिकण, पीएच को मेंटेन करना, एंजाइम एक्टिवेटिंग करना, एंजाइम सक्रिय, प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, रंध्र गति मतलब बंद और खोलना स्टोमेटा को, कोशिकीय विस्तार सेल का जो जो मेंटेनेंस है वो सारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में मेन भूमिकाएं हैं। यह पौधे की ओज में सुधार करता है, पौधे की जो शेप है जिससे प्रतिदिन प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है, पौधे को अंदर वाटर का मेंटेनेंस वगैरह वगैरह बनाता है, अनाज की फसलों में गिरावट को कम करता है,
जो फसलें गिरे ना उसको मेंटेन रखता है। यह रंध्रों को खुलने और बंद होने में को नियंत्रण, ओपनिंग क्लोजिंग और स्टोमेटा। ये पौधे के भीतर आयनों को नियंत्रण बनाए रखता है, आयनिक बैलेंस, इसलिए पौधे का यातायात पुलिसकर्मी भी कहा जाता है, इसको पुलिस मैन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, एंजाइम का सक्रिय एक्टिव करना, एंजाइम को सिंथेसिस करना, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये सारे काम पौधे के भीतर वाटर का असंतुलन को नियंत्रित करना, ये सारे मेन काम है किसके, पोटेशियम के। अरे समझ में आ रहा है क्या सभी को? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पोटेशियम, फंक्शन ऑफ पोटेशियम, फंक्शन ऑफ पोटेशियम, सिंपल सी बात है यार, ऐसे लिख दिया ये। तो इसको नोमेडिक एलिमेंट भी बोला जाता है, मास्टर एलिमेंट भी, बहुत फंक्शन है। केमिकल ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है। स्टॉक स्ट्रेंथर, मतलब उसकी जो फूल को, प्लांट को गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी स्टॉक है, डंडी है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, डिजीज को रोकने का काम करता है, डिजीज रिटार्डर, एंजाइम एक्टिवेटर, स्टॉक स्ट्रेंथर, केमिकल ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द प्लांट, प्रोटीन बिल्डर, प्रोटीन बनाने वाला, डिजीज रिटार्डर, डिजीज को रोकने वाला, एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला, स्टॉक स्ट्रेंथर, स्टॉक को तगड़ा बनाने वाला, शुगर एंड स्टार्च ट्रांसपोर्टर, शुगर और स्टार्च का ट्रांसपोर्ट, ये सारे नाम है, वैसे इसके काम है। यह प्रोटीन और अमीनो एसिड के समावेश, पेप्टाइड बॉन्ड का संश्लेषण आदि कई एंजाइमों को सक्रिय करने में उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन जब अमीनो एसिड से मिलकर बन रही होती है तब उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा और क्या बनाएंगे, ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये मिल के जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको प्रोटीन। पोटेशियम पौधे में सूखा, गर्मी, पाला और कवक, निमेटोड और अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता देता है, मतलब डिजीज रिटार्डर है भाई। एंजाइम एक्टिवेटर भी हो गया, जो फ्रूट को गिरने नहीं देता, स्ट्रेंथर है, स्टॉक ट्रैफिक पुलिसमैन है, और प्रोटीन बिल्डर तो है ही। यह अनाज में नियंत्रित ऊतकों के निर्माण के लिए मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फल गिरने के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जो फसल होती है, फल होता है, उसके गिरने में प्रतिरोध, रुकावट पैदा करता है। ठीक है भाई, स्टॉक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बहुत ज्यादा फंक्शन है किसके, पोटेशियम के। अब डेफिशिएंसी सिम्टम, इसकी कमी से क्या क्या होता है, वही जो ये करता था वह सारी चीजें रुक जाएंगी, तना कमजोर हो जाएगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था सर। फसल का गिरना स्टार्ट हो जाएगा अगर इसकी कमी, कीटों और बीमारियों के प्रति सहज संवेदनशील हो जाएगा, वो सेंसिटिव हो जाएगा बीमारियों से। ठीक है, और पत्तियों का झुलसना और पत्तियों के किनारों के सिरे पर जलन होना, देखना ये पत्ता झुलस गया, बार बार से दिखाई दे रहा है अभी तुम्हें यहाँ से, ये पत्ते ऐसे ऐसे जले हुए से नजर आएंगे, ये आइडेंटिफिकेशन है, अगर इसमें पोटेशियम की कमी है, ये पता चल रहा है कि इसमें पोटेशियम की कमी है, ऐसा देखने पे। फसलों की खराब गुणवत्ता हो जाएगी, फसलों और सब्जियों की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। सीमांत परिगलन और पत्तियों के शिखर शिखर का जलना। ठीक है, अवरुद्ध विकास, उसका जो इवोल्यूशन है वो रुक जाएगा। अंत ग्रंथियों का छोटा होना, मतलब उसकी जो पार्ट है छोटे छोटे रह जाएंगे। बेलों का खराब अंकुरण, अंकुरित नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीजें किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से हो जाएंगी। ठीक है सर, आगे बढ़े। फंक्शन ऑफ कैल्शियम, ये जो तीन हमने पढ़ लिए हैं, छह एलिमेंट पढ़ लिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो CHO थे वो तो नेचुरल एलिमेंट थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये थे प्राइमरी एलिमेंट। और अब कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आने वाले हैं, ये तीनों क्या है वो तो सेकेंडरी एलिमेंट्स, इनकी बातें कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम। यह कोशिकाओं भित्ति का एक घटक है, जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है भाई, सेल वॉल फॉर्मेशन इसी से होती है। जो पेप्टाइड बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करना, और इसका ही सारा काम होता है। पेप्टेट, जो कैल्शियम पेक्टेट होता है वो सारा इसी के कारण बनता है। यह कोशिकाओं भित्ति का एक घटक है जो पौधे की कठोरता को बनाए रखता है, उसको हार्ड बनाए रखता है। यह कोशिका विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन, एक तो आगे समझे सेल वॉल, दूसरा इस सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन में। और क्रोमोजोम स्टेबिलिटी, थर्ड है, क्रोमोजोम को स्टेबल बनाता है, क्रोमोसोम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेल डिवीजन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, क्रोमोसोम स्टेबिलिटी होगी, सेल वॉल कंस्ट्रक्शन, सेल वॉल को बढ़ाना, सेल इलोंगेशन, जो सेल है उसको बड़ा करने में भी हेल्प करता है, फोर्थ हो गया सेल इलोंगेशन।
इलोंगेशन, और फिफ्थ हो गया रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, ये सारे काम, ये एक तो सेल वॉल को हार्ड बनाता है, सेल डिवीजन में, क्रोमोसोम स्टेबिलिटी में, सेल वॉल कंस्ट्रक्शन में, सेल इलोंगेशन में, और रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। फल की गुणवत्ता पर प्रभाव और फल की दृढ़ता में वृद्धि, उसको हार्ड बनाए रखता है, उसको खराब नहीं होने देता। एंजाइम, एंजाइम फास्फेट और काइनेज को एक्टिवेट करता है। दो एंजाइम याद रखेंगे, एक तो फोस्फेटेज और एक काइनेज, ये दो एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करना इसका ही काम है, इन दोनों एंजाइम को। ठीक है, पैक्टेट बनाकर कोशिका, पैक्टेट जो होता है सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है पैक्टेट। और मध्य पट्टिका, मिडल लेमिला जिसको कहते हैं, देखना भाई, एक तो होता है पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट बोलते हैं सोल्ट में, कैल्शियम पैक्टेट, और मिडल लेमिला, मिडल लेमिला, मिडल लेमिला इनको बनाने में हेल्प करता है, जो कि सेल वॉल बनाने के मेन घटक माने जाते हैं दोनों ही। ठीक है, पैक्टेट बनाकर कोशिका भित्ति के मध्य पट्टिका के पैक्टीन को स्थिर करता है। ठीक है, यह पौधे के शरीर में बनने वाले कार्बनिक अम्लों, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, को निष्प्रभावी करता है। ऑर्गेनिक एसिड का जो एसिड का इफेक्ट है पौधे के अंदर, जो नुकसान पहुंचाएगा प्लांट को, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स को डीएक्टिवेट करना भी इसी का काम, तथा उनके विषैले प्रभाव से को समाप्त करता है। उनके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द कार्बनिक एसिड को डिसइफेक्टेड कर देता है, उसको, उसके इफेक्ट को कमजोर कर देता है। आयन संतुलन, मतलब आयनिक बैलेंस, पीएच मेंटेनेंस, Al+3 जैसे विषैले आयन से मूल कोशिकाओं तथा को बचा के रखना भी इसी का काम है, उसको रक्षा करता है, मूल कोशिकाओं की रक्षा करता है, पीएच ज्यादा बढ़ाता है। एल्यूमिनियम आयन है, Al+3, ये एसिडिटी बढ़ा देता है, तो उसको बैलेंस बना के रखता है, आयनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, और एसिडिटी को कम करके उसको, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनसे बचाना भी, उसके टॉक्सिक इफेक्ट से बचाना भी इसी का काम है। दो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, काइनेज और फॉस्फेट एंजाइम, क्रोमोसोम स्टेबिलिटी को, सेल इलोंगेशन को, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट की मेनली, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन, इसके दो मेन काम जो मैंने सबसे पहले लिखे हैं, ये याद रहे, सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन इसका मेन फंक्शन है, इसका, कैल्शियम का। याद हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होने वाले क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। अंतरिम कलियों की युवा पत्तियां शीर्ष और किनारे पर मर जाती हैं, देखना, जो पत्ता है वो मुरझा सा जाता है, और उसके जो शीर्ष हैं बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, जड़ छोटी ठूंठदार और भूरी हो जाती है, जड़ें भी कमजोर होके खराब हो जाती हैं। रूट में बिकम सॉफ्ट, स्टबी एंड ब्राउन। ठीक है जी, मिट्टी की अम्लीयता का कारण बनता है एसिडिटी, एसिडिक सॉइल हो जाती है, अगर इसकी कमी होगी तो सॉइल भी क्या हो जाएगी, एसिडिक, क्योंकि ये उसमें बेस की मात्रा CaCO3 अगर हम CaO CSO4 अगर हम मेंटेन करते हैं, पीएच को 7 से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, ये 7 से नीचे आ जाएगी। अनाज की नई पत्तियां मुड़ी हुई रहती है, जो ये पत्तियां आगे से मुरझा सी जाती हैं, मुड़ सी जाती हैं। ठीक है, ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो, हुक, टिप टिप आगे से हुक की तरह हो जाती है। कॉलीफ्लावर में टिप हुक डिजीज होती है, कॉलीफ्लावर में। ब्लॉसम एंड रोट, BER जिसको बोलते हैं, BER, ब्लॉसम एंड रूट, किस में भी देखने को मिलता है, टोमेटो में, टोमेटो में ब्लॉसम एंड रूट देखने को मिलता है। और कैविटी स्पॉट्स इन कैरेट, कैरेट जो होती है उसके अंदर कहीं कहीं कैविटी की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, स्पॉट्स, धब्बे नजर आते हैं। ये सारे किसकी वजह से, ये किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी से होने वाली डिजीज हैं, सिम्टम्स हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम, नेक्स्ट, सेकेंडरी एलिमेंट आ गया। सेकेंडरी एलिमेंट तीन थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिनमें से दूसरा आ गया। तो मैग्नीशियम का मेन रोल क्लोरोफिल सिंथेसिस में, भाई क्लोरोफिल जो होता है ना, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर होती है ना, चार रिंग होती हैं, और चारों के बीच में क्या लगा हुआ मिलता है तुम्हें, मैग्नीशियम मिलता है। तो क्लोरोफिल का जो मेन घटक माना जाता है क्लोरोफिल सिंथेसिस में, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल का प्राथमिक घटक है। ठीक है सर, पत्तियों को हरा रंग, क्लोरोफिल है तो हरा भी होगा। राइबोसोम की संरचना घटक के रूप में कार्य करता है। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम जाके चिपकता है mRNA से, ये राइबोसोम, राइबोसोम है। और ये क्या है, mRNA सर, mRNA, इस पे जाके राइबोसोम चिपकता है, और इस दौरान यहाँ से निकल निकल के प्रोटीन बन बन के निकलती है। राइबोसोम जब mRNA पे एक्टिवेट होता है, तो क्या बन बन के निकलती है, प्रोटीन, क्या बनती है, प्रोटीन।
और इस काम में कौन से आयन की यहाँ चिपकाने में हेल्प लगेगी, मैग्नीशियम की। ठीक है भाई, समझ में आया? ये लिखा है राइबोसोम की संरचनात्मक घटकों के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम विन्यास को स्थिर करता है। राइबोसोम को उसके एमआरएनए पे चिपका के रखने का काम भी मैग्नीशियम का होता है। और फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल यूज होता है उसको बनाए रखने में भी किसका रोल होता है, मैग्नीशियम का। और क्लोरोफिल होगा तो हरा रंग रखने में भी मैग्नीशियम का रोल होगा। नाइट्रोजन का भी था, मैग्नीशियम का भी है। दो मेन एंजाइम है भाई दुनिया के, एक तो रूबिस्को, रूबिस्को फुल फॉर्म बहुत बड़ी है, रूबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को का पूरा नाम है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है, एक तो इसको एक्टिवेट करता है, दूसरा पेपकेज, पेपकेज नाम के एंजाइम को। ये दो एंजाइम है जिनको ये एक्टिवेट करता है, कौन, मैग्नीशियम, दोनों को एक्टिवेट करता है भाई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रूबिस्को और पेप पीईपीसी लिखा है यहाँ, पेपकेज होता है, कोशिका क्रिया करता है। फोस्फेट PO4 3- स्थानांतरण एंजाइम के अलावा कुछ अन्य एंजाइमों के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है। एक तो फोस्फेट को स्थानांतरित करता है, मतलब ट्रांसफर में हेल्प करता है, साथ में और एंजाइमों को भी एक्टिवेट करता है। तिलहन फसलों में तेल की मात्रा में वृद्धि करता है, जिनमें से तेल निकलता है उन फसलों में तेल की वृद्धि करना भी मैग्नीशियम का मेन रोल है। पौधे के भीतर फोस्फोरस का स्थानांतरण और शर्करा का संचालन, मूवमेंट ऑफ शुगर, शुगर की मूवमेंट और फोस्फेट का स्थानांतरण ट्रांसफर करना भी इसी का रोल होता है। बताओ कोई एनर्जी करेंसी में भी इसका रोल है, मैग्नीशियम का, एटीपी बनाने में भी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बहुत सारे फंक्शन पता लगे, सबसे ज्यादा तो क्लोरोफिल में राइबोसोम को चिपका के उस पर प्रोटीन बनवाने में, रूबिस्को और पेप्टेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करने में, प्लांट को हरा रखने में क्योंकि क्लोरोफिल को बनाए रखने वाला एंजाइम है, फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है, मूवमेंट ऑफ शुगर में हेल्प करता है। बताओ कोई डाउट है तो नेक्स्ट स्लाइड। और इसकी डेफिशिएंसी से होती है ग्रास टेटनी नाम की डिजीज हो जाती है, ग्रास टेटनी। देखो भी, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोमैग्नीशिया मतलब, हाइपो मतलब होता है कमी, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम की कमी से जाना के नाम से जाना जाता है। ग्रास टेटनी को हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग माना जाता है। यह रोग पशुओं में, देखो ये ग्रास टेटनी है, ये पशुओं में कम मैग्नीशियम युक्त चारा खिलाने के कारण पशुओं में होने वाला रोग है ये। ठीक है, पशुओं में डेफिशिएंसी होती है मैग्नीशियम की, और पशुओं को कम मैग्नीशियम युक्त खाना खिलाने की वजह से ये होता है ग्रास टेटनी जिसको बोला जाता है। इससे बचने के लिए पशुओं को मैग्नीशियम युक्त नमक की खुराक की सिफारिश की जाती है। इसमें जो सोल्ट दिया जाए उसमें मैग्नीशियम हो, ऐसा सोल्ट दो ताकि प्रॉब्लम जो है ग्रास टेटनी की, हाइपोमैग्नीशिया की, वो किसी भी पशु के अंदर ना रहे। ठीक है भाई, पत्ती का इंटरवेनियल क्लोरोसिस, इंटरवेनियल क्लोरोसिस समझाता हूँ तुम्हें क्या होती है। एक लीफ बनाते हैं पहले, एक लीफ है, हाँ सर ये रहा लीफ, ये लीफ है, और इसके अंदर जो इंटरवेन वैन है, वैन वो ग्रीन ही है अभी तो फिलहाल, तो ये रही वैन। ठीक है सर, ये वेन्स हैं जो फैली हुई है, ये बीच की मिड्रिब है और ये वेन है। ठीक है सर, इनके बीच में इंटर, इंटर मतलब के बिटवीन दी वेन्स, यहाँ ये येलो होने लगता है, ये एरिया इंटरवेन, वेन के बीच बीच का एरिया ये क्या होने लगता है, येलो होने लगता है। इसको कहते हैं इंटरवेन क्लोरोसिस, इंटरवेन क्लोरोसिस। इंटरवेन क्लोरोसिस, येलो होने लग जाना, वेन्स के बीच की जगह येलो पड़ने लगती है। जैसे इस डायग्राम में देखो ध्यान से, जो वेन नजर आ रही है ना इस डायग्राम में, यहाँ पे देखो रे ध्यान से, जो वेन्स है वो तो ग्रीन नजर आ रही है बिल्कुल, और उनके बीच बीच में येलो येलो कलर नजर आ रहा है, इसी को इंटरवेन क्लोरोसिस कहते हैं। जिसमें केवल पत्ती की शिराएं हरी रहती है, मतलब उसकी वेन्स हरी हैं, बाकी सारा पार्ट क्या हो गया है, येलोइश होने लगा है। ग्रास टेटनी मैग्नीशियम की कमी से संबंधित पशुओं में होने वाला एक रोग है, सैंड ड्रॉ डिजीज इन टोमेको। टोमेको में भी एक डिजीज मैग्नीशियम की कमी से होती है जिसका नाम है सेंड्रो ड्रॉन डिजीज। सेंड्रोन डिजीज टोमेको में होती है, ग्रास टेटनी पशुओं में होती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और लीफ जो प्लांट के होते हैं वो येलोइज होने लगते हैं, बीच बीच में वेन्स के बीच की जगह येलो होने लगती है, जिसको इंटरवेन क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है। बताओ यहाँ तक कोई कोई इसी को भी डाउट है तो बढ़िया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए तो जरा, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सल्फर, ये थर्ड सेकेंडरी एलिमेंट आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गया, कैल्शियम मैग्नीशियम और अब सल्फर। ठीक है, तो देखते हैं। देखो भाई, दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला है, टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, दो अमीनो एसिड जिनके अंदर सल्फर होता है, अमीनो एसिड्स के अंदर सल्फर होता है। सर कौन कौन से, एक तो मिथियोनिन और एक सिस्टीन। एक तो है मिथियोनिन, मिथियोनिन, ठीक है सर, और दूसरा है सिस्टाइन, सिस्टीन। ठीक है, दो ही होते हैं,
यहाँ 3 गलत लिखे, सिस्टीन सिस्टीन 2 बार लिख दिया। सिस्टीन और मिथ्योनिन जैसे अमीनो एसिड के संश्लेषण में हेल्प करता है। हाँ, इसमें सल्फर होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये दोनों अमीनो एसिड चाहिए। और ये दोनों अमीनो एसिड किससे मिलकर बने होते हैं? सल्फर से मिलकर बने होते हैं सर। पत्तियों में क्लोरोफिल की संरचना के निर्माण में क्लोरोफिल होगा तो हरा भी होगा प्लांट, सिंपल सी बात है, हरा रखने में भी हेल्प करता है। ये प्रोटीन और वाष्पशील यौगिकों का एक घटक है। जैसे वाष्पशील जो वेपर बन जाए, वोलेटाइल, वोलेटाइल की बात कर रहा है। वाष्पशील मतलब होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल जो भाप बनते हो तुरंत। सरसों का तेल या प्याज के अंदर से एक जलन पैदा होती है जो आंखों में इरिटेशन पैदा करती थी, वोलेटाइल नेचर होती है इसके अंदर। इसके जो ऑयल होता है उसके अंदर विशिष्ट स्वाद होता है। और गंध के लिए जिम्मेदार कौन है? सल्फर। जो सरसों का तेल जहाँ पे निकलता है वहां पे खड़े नहीं रह सकते, आपकी आंखों में जलन हो जाएगी बहुत तेज। और प्याज काटोगे तो वहां भी जलन होती है, तो उनमें सल्फर की वजह से ऐसा हो रहा है। ये फसलों में तेल संश्लेषण को बढ़ाता है, तेल के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। फेराडॉक्सिन सुना है, नॉन हीम आयरन भी कहते हैं, सल्फर प्रोटीन या एस एस एडिनोसिल मिथ्योनिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। एस एडिनोसिल मिथ्योनिन और जो नॉन हीम आयरन हो गए फेराडॉक्सिन, इनको बनाने में, सल्फर प्रोटीन होती हैं, इनको बनाने में भी इसका मेन रोल है। समझ में आया? भी क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और दो अमीनो एसिड को तो बनाता है। ये दोनों आ सकते हैं एग्जाम में। डेफिशिएंसी, सल्फर की डेफिशिएंसी से क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो देख लो भी। क्या होता है? युवा पत्तियों में हल्के पीले रंग के ह, हल्के हरे रंग की पत्तियां, नाइट्रोजन की कमी जैसी प्रॉब्लम होती है। जो पत्तियां ना, ये जैसे ये पत्ती तुम्हें दिखाई दे रही है, ये मक्का की है, और इसमें जो रंग है बिल्कुल हरा नहीं है, हल्का हल्का हरा है ये, हल्का हरा नजर आ रहा होगा। बीच में येलो सा नजर आ रहा होगा, यहाँ यहाँ देख रहा है, ऐसे ऐसे लाइन में, पैरेलल लाइनिंग में येलो येलो इस कलर नजर आ रहा है। ये किसकी वजह डेफिशिएंसी को शो कर रहा है? सल्फर की। डंठल छोटे रह जाएंगे, जो डंठल जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वो छोटे और पतले हो जाते हैं, वृद्धि कम होती है। स्टॉक आर शॉर्ट एंड स्लेंडर, ग्रोथ इज रिटार्ड। जो स्टॉक होती है वो बहुत ही छोटी रह जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। एपिसिड में खराब बीज का जमाव, जो रेपसीड सुना होगा तुमने, रेपसीड, रेपसीड जो होता है उसके अंदर खराब बीज जमा हो जाते हैं और उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। टी, टी येलोज, टी की जो लीव्स होती हैं वो येलो पड़ने लगती है। तंबाकू में भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तंबाकू में पत्तियों के नीचे की ओर मुड़ना, पत्तियां नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ड्रूपिंग ऑफ द लीव्स इन टोबैको, टोबैको में डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुकने लगती हैं पत्तियां, ये भी सल्फर की वजह से होने वाली एक प्रॉब्लम है। यहाँ तक बताओ भी, किसी को डाउट है क्या? सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी कंप्लीट हुए, प्राइमरी भी और बेसिक भी, तीनों के तीनों कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे कुछ एंजाइम एक्टिवेटेड बाय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स के बारे में कुछ खेल चल रहा है, तो ये भी बता देता हूँ पूरा का पूरा डिटेल। देखिए जरा, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो किस किस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, इसके बारे में चर्चा चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पेज से आने की संभावना है ज्यादा क्वेश्चन की। तो कॉपर है ना, कॉपर में एक तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एसओडी को एक्टिवेट करता है, एक डायमीन ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करता है, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज। जितने भी ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, सारे के सारे ऑक्सीडेज ही हैं ये, सारे के सारे। ये सुपर ऑक्साइड हो गया, ये डायमाइन ऑक्साइड हो गया, ये फिनाइल पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज हो गया, या एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, सारे ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करता है कॉपर। ठीक है सर। जिंक, जिंक इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द थ्री एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, एसओडी की बात कर रहे हैं, एसओडी। इन तीनों को एक्टिवेट कौन करता है भाई? जिंक करता है सर। और ऊपर वाले जो ये चार या पांच मैंने पढ़ाए, चार पढ़ाए, उनको कौन एक्टिवेट करता है? कॉपर। आयरन किसको एक्टिवेट करता है सर? आयरन भी किसी को करता है, हाँ, कैटालेज, नाइट्रोजिनेज। आयरन किस किस को करता है? एक तो कैटालेज, कैटालेज, ठीक है सर। दूसरा नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, याद हो जाएंगे, नाइट्रोजिनेज और कैटालेज। नाइट्राइट रिडक्टेज को भी करता है, नाइट्राइट रिडक्टेज। इनको एक्टिवेट करना किसका काम है? आयरन का सर। मोलिब्डेनम एक को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, जो कि आयरन ने भी किया है जिसको एक्टिवेट, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रो जीनेज। आयरन और ये मोलिब्डेनम दोनों मिलके नाइट्रोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉरी एन टू फिक्सेशन, सिंथेसिस नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये दोनों ही हेल्प करते हैं, मोलिब्डेनम और आयरन। और किसकी हेल्प से? नाइट्रोजिनेज की हेल्प से। समझ में आया भाई? नाइट्रोजिनेज की हेल्प से ये भी करता है। और नाइट्रेट रिडक्टेज दोनों ही सिंथेसाइज करते हैं, और नाइट्रोजिनेज भी, नाइट्रेट
वो नाइट्राइट है देखो, और ये नाइट्रेट है, रिडक्टेज। ठीक है, ये दो एंजाइम ये भी एक्टिवेट करता है। मैग्नीज किसको एक्टिवेट करता है सर, वो बताना, मार्कर चेंज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। मैग्नीज करता है नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, रिडक्टेज। और ये हिल रिएक्शन में हेल्प करता है। हिल रिएक्शन ये क्या होती है सर, हिल रिएक्शन? हिल रिएक्शन होती है वाटर स्प्लिटिंग होता है, जहाँ पे वाटर स्प्लिट होता है, वाटर स्प्लिटिंग। वाटर टूट के जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, वाटर स्प्लिटिंग होती है। और वाटर टूट गया और उसमें से क्या रिलीज होगी, O2 रिलीज होगी। ये सारे किसके रोल हैं, मैग्नीज के रोल है सर, सारे के सारे मैग्नीज के रोल है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और उसकी हेल्प से हिल रिएक्शन चलेगी, उसमें वाटर टूट के ऑक्सीजन रिलीज होती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो इसी होती है सर, मैग्नीज की हेल्प से। निकल एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है और जिसका नाम क्या है, यूरिएज। जिसका नाम क्या है, यूरिएज, यूरिएज। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है? यूरिएज भी याद हो गया, कॉपर और जिंक याद हो ही गए, ऊपर लिखे ही हुए थे, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और निकल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। और जो कॉपर होता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहा जाता है। और जो जिंक होता है, जिंक के बारे में बता देता हूँ, ये एक ऑक्सीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ऑक्सीन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ऑक्सीन प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी, जो हमें बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे के सारे एंजाइम, ये टेबल, ये जो चार्ट है ना, ये पेज जो अभी चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। कॉपर से 4 एंजाइम सर सारे याद कर लेंगे, एसओडी डायमने ऑक्सीडेज, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज और एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज। जिंक से 3 सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, सुपर ऑक्साइड, एसओडी सर। आयरन से भी 3 सर, कैटालेज, नाइट्रोजनेज, नाइट्राइट, रिडक्टेज। मोलिब्डेनम से भी 2 सर, नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। मैग्नीज सिर्फ 1 सर, याद रखेंगे, नाइट्राइट रिडक्टेज। और निकिल से 1 यूरिएज। याद रह जाएंगे ऐसे एंजाइम कौन कौन से, कौन एक्टिवेट करता है और कैसे होता है, ये सब याद रहना चाहिए। ये टेबल काम आएगी बार बार तुम्हारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इन्हीं के आगे इन्हीं को पढ़ना है हमें एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ तो चलें भाई, फंक्शन ऑफ आयरन, अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। और आयरन के अभी भी एंजाइम पढ़ के आए हो, कौन कौन से थे बता दो, आयरन की वजह से बनने वाले, नाइट्रोजिनेज, नाइट्राइट रिडक्टेज सर, और कैटालेज। कैटालेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, और कौन सा था बताओ, नाइट्रोजिनेज। तो क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद करता है, एक तो क्लोरोफिल बनाए रखने में। हेमेटीन, हेमोग्लोबिन से रिलेटेड जितने भी घटक हैं, या लेग हेमोग्लोबिन जो प्लांट्स में होता है, सब को बनाए रखने में। फेरोक्रोम होता है, फे, फे, प्रोफेरिन के अणुओं की संरचना में बनाता है। फेराडॉक्सिन होता है, उसमें भी आयरन और सल्फर प्रोटीन होते हैं। हेमीन, हीम पार्ट जहाँ भी होता है, हेम हो गया, हीम हो गया, फेरोक्रोम हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, हेमेटीन हो गया, पोरफायरिन रिंग्स होगी जो उसको बनाए रखने में आयरन। देखो मैं बताता हूँ, जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, उसमें जैसे क्लोरोफिल बनाए रखने में तो क्या था, 4 रिंग थे और उनके बीच में मैग्नीशियम था ना, ऐसे ही हेमोग्लोबिन के बीच में क्या मिलेगा, यहाँ आयरन मिलेगा। पोरफायरिन रिंग कहते हैं इसको, पोरफायरिन रिंग, ये लिखा, पोरफायरिन अणुओं की संरचना घटक है। फेराडॉक्सिन आयरन और सल्फर से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्लोरोफिल उत्पादन में भी हेल्प करता है। Fe+3 मृदा में उपलब्ध अवशोषण है, लेकिन Fe+ जड़ संतुलन में शरीर के रूप में सक्रिय है। जड़ को जो मेंटेन बनाने में तो Fe+3 का रोल है, और मृदा में जो उपलब्ध होता है Fe3 होता है। तो Fe3 बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ यहाँ रिडक्टिव डीऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन चलती है और उसमें क्या होता है, Fe+2 बनता है, और क्या होता है यहाँ, रिडक्शन होता है इसका, रिडक्शन होता है, ठीक है। इसकी फॉर्म में फिर ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी के बारे में बताया गया, इससे क्या क्या डिजीज होती है। इट अकर्स इन सॉइल इन कैलकेरियस और अल्कलाइन सॉइल और पुअरली ड्रेन H2O लोग्ड सॉइल। जो इट अकर्स इन सॉइल ऑफ कैलकेरियस, सॉइल को कैलकेरियस मतलब हार्ड बना देता है, इसकी कमी के कारण सॉइल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, अल्कलाइन बेसिक नेचर की हो जाती है। और वाटर लॉगिंग की कंडीशन, पानी इकट्ठा होने लगता है, ड्रेनिंग बहुत कम हो जाएगी। युवा पत्तियों में अंत शिराएं विकसित होती है, मतलब अंत शिराएं मतलब समझते हो, इंटरवेनल क्लोरोसिस, बीच में जो वेन्स के बीच बीच में जो जगह थी, उनमें क्या बन गया था, क्लोरोसिस, याद आ गया, बीच बीच में येलो होने लग गया था जो लीफ,
बीच बीच में से क्या होने लग गया था, लीफ येलो होने लग गया था ऐसे ऐसे, वो इंटरवेनन क्लोरोसिस इसकी वजह से भी नजर आती है। लीफ ब्लीचिंग इन शुगर केन, लीफ ब्लीचिंग का मतलब होता है व्हाइट हो जाता है गन्ना, जो गन्ने का जो लीफ होता है ना गन्ने का, वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। लीफ ब्लीच, ब्लीच करा लिया मतलब व्हाइट कलर, कलर गायब हो जाता है उसका। क्लोरोसिस इन ग्राउंड नट, ग्राउंड नट के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, हल्के पीले हो जाते हैं, हल्के पीले इसकी वजह से। एक्सेस ज्यादा कमी हो जाए तो ब्रोंजिंग ऑफ लीफ इन राइस, राइस में, और ये अकोची, अकोची डिजीज होती है, टॉक्सिसिटी ऑफ H2SO4, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। देखना अभी H2SO4 की टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी से या फिर आयरन की कमी से, दोनों से एक बीमारी होती है राइस के अंदर देखने को मिलती है, ये राइस में, और इसको नाम है अकोची। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अकोची, अकोची ये पूछा गया एग्जाम में, अकोची डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, किसकी टॉक्सिसिटी, तो H2SO4 की, कमी पूछे तो आयरन की कमी से। और लीफ इसमें ब्राउन कलर की होने लगती है, ब्रोंजिंग होने लगती है लीफ की, ठीक है सर। ये थे किसकी कमियां, डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाली प्रॉब्लम सिम्टम्स, ठीक है सर। डेफिशिएंसी सिम्टम कैसे दिखाई देंगे, देखना ऐसे ऐसे दिखाई देंगे हम, जो पत्ते इकट्ठे होने लगेंगे और इंटरवेनल क्लोरोसिस, बीच बीच में क्लोरोसिस नजर आएगी। फंक्शन ऑफ मैग्नीज पे आ गया अब हम, मैग्नीज के फंक्शंस। हाँ जी, इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जो उसका, इसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो सकती है, रिमूव भी हो सकती है, उसमें मेन रोल प्ले करता है। मैग्नीज वाटर स्प्लिटिंग बताया था मैंने। ईटीएस होता है, ईटीएस के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम, फोटो सिस्टम सेकंड होता है, उस दौरान ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करता है। जो वाटर को टूटते हैं उसमें से ऑक्सीजन निकालने का कारण वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग जो होती है उसमें भी इसका मेन रोल होता है। H2O को तोड़ता है और उसमें से क्या निकाल लेता है, ऑक्सीजन, और किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज, और क्लोरीन भी इसमें ऐसा ही रोल प्ले करता है। तो इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फोटोसिस्टम सेकंड। बीज अंकुरण, बीज को जो सीडलिंग को बढ़ावा देता है और पौधे की परिपक्वता में गति करता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना रक्षा, हाँ ठीक है, संरचना की रक्षा करता है और उत्पादन में हेल्प करता है। एसओडी जो अभी पढ़ के हैं, क्लोरोप्लास्ट झिल्ली को O2 मुक्त कणुओं से बचाता है जिससे झिल्ली पर हानिकारक प्रभाव होता है। जो ऑक्सीजन नेटिव फॉर्म में वो फ्री रेडिकल होता है ना, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन है उससे बचाता है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है और उसे बचाने में जो हेल्प करता है वो मैग्नीज करता है। एसेंशियल फॉर हील रिएक्शन, हील रिएक्शन मैंने कहा था क्या होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, इसी के दौरान वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये हिल रिएक्शन में होता है सारा का सारा। मैग्नीज अच्छी आपूर्ति खराब वायु संरचना के बुरे प्रभाव का मुकाबला करने में भी हेल्प करता है, जो हवा है उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनसे बचने में भी मैग्नीज हेल्प करता है किसी भी प्लांट की, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी मैग्नीज की हो जाए तो क्या क्या होगा, तो देख लीजिए। पौधे में स्थिर तथा युवा पत्तियों पत्तियों में शुरू होता है, जो इमोबाइल है, इमोबाइल, स्थिर का मतलब अरे इमोबाइल, इमोबाइल जो लीफ होती है उनमें, और जो यंग लीफ है, यंग लीफ है उनमें मैग्नीज की कमी स्टार्ट होती है। इंटरवेनल क्लोरोसिस जो वेन्स के तो बीच में से हरी है और बीच बीच में से येलो हो जाता है, वेन्स के बीच में इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाई देता है, ये आयरन की वजह से भी नजर आ रही थी, ठीक है सर। ओट में ग्रे स्पेक्स और स्ट्रिक्स नजर आती हैं, ओट, ओट मतलब जई के अंदर। पी में मार्स स्पॉट, शुगर बीट में स्पिकल्स येलो नजर के आने लगते हैं। शुगर केन में पाला ब्लाइट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, शुगर केन में पाला ब्लाइट किसकी वजह से होता है, मैग्नीज की कमी से। मिड पेल ग्रीन और व्हाइट होने लगती है, मिड रिब मतलब जो मेन वेन होती है ना बीच की, वो पेल या तो हल्की पीली होने लगती है और या फिर व्हाइट नजर आने लगती है, पल्ला डिजीज कहते हैं, पल्ला ब्लाइट डिजीज शुगर कैन में। सब सुंदर बढ़ाता है, रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है जिससे कि प्लांट की एनर्जी खत्म कम होने लगती है, ठीक है। तो ये सारे इसकी मैग्नीज की कमी से होते हैं ये सारे। फंक्शन ऑफ जिंक पे आ गए हम, जिंक के क्या क्या फंक्शन है। जिंक हार्मोन को एक्टिवेट करता है जो कि हार्मोन्स के निर्माण के लिए, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन, ऑक्सीन जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, जो एपिकल डोमिनेंस के लिए भी जिम्मेवार है, एपिकल डोमिनेंस पैदा कर देता है किसी प्लांट में, प्लांट की लंबी लगातार वर्टिकल ग्रोथ कराता है। कुछ पौधों में प्रजनन में मदद करता है, कुछ में रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, रिप्रो क्या लिख दिया, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है सर। राइबोसोम अंशों को स्थिर करता है, राइबोसोम बनाने में भी, राइबोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की गतिविधियों को प्रभावित करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है।
ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस और ऑक्सीकरण उपापचय में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है। ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन को सिंथेसिस करता है, ये एक अमीनो एसिड होता है, इसको भी बनाने में ये रोल प्ले करता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। जिंक के जो रोल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑक्सीजन हार्मोन वाला याद रखें, यही ज़्यादा पूछा जाता है। डेफिशिएंसी होगी तो इससे बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देते हैं, सारे याद रखने पड़ेंगे। लाइट येलो हल्का पीला और व्हाइट एरिया बिट वेन्स ऑफ द लीफ में नजर आएगा। टिश्यू मर जाएंगे या डिसकलर्ड हो जाएंगे। माल फॉर्मेशन इन द फ्रूट्स में जो कमी आने लगी। रिडक्शन ग्रोथ ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन। कॉटन में व्हाइट बल और लाइट लाइट लीफ हो जाएंगे हल्के। सिट्रस में मोल्ट लीफ नजर आएंगे। पोटैटो में फर्न लीफ, फर्न जैसे पतले धागा नुमा लीफ बन जाएंगे पोटैटो के अंदर। फ्रूट ट्री में रोजेट मतलब गुच्छा मुड़ जाएगी पत्तियां। पेडी में खैरा, ये बहुत ज्यादा पूछी गई भाई, पेडी में खैरा डिजीज जो होती है खैरिया, वो किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से होने वाली। पेडी में धान में जिंक की कमी से खैरा डिजीज आती है, खैरिया। व्हाइट बड इन मेज, मेज में व्हाइट बड भी इसी की वजह से। ब्रोंजिंग इन गुआवा, लिटल लीफ इन कॉटन, ब्रिंजल और मैंगो में लिटल लीफ हो जाते हैं। तो इनमें से एक तो ये पोटैटो में फर्न लीफ ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक ये खैरिया डिजीज इन राइस, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जिंक की कमी भी कंप्लीट हुई। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक से ऐसे ऐसे नजर आने लगते हैं, लीफ देख लो भाई, ऐसे नजर आने लगते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी से ये जड़े हुए से पत्ते नजर आ रहे हैं, ये देखो बीच बीच में से गड़बड़ हुआ पत्ता अपना कलर ही खो चुका है, ऐसा नजर आता है। ठीक है, और मोल्ट लीफ डिजीज ऐसी होती है, आगे से पत्ता ऐसा कट सा पड़ जाता है पत्ते के अंदर। ठीक है, मोल्ट लीफ डिजीज इन सिट्रस में ऐसा दिखाई देता है। खेरिया डिजीज देख लो, ये राइस में येलो येलो पत्ते से नजर आने लगते हैं, खेरिया है। शॉर्टन इंटरनोड एंड लीव्स, लीव्स की जो इंटरनोड होती है छोटी रह जाती है। तो ये सारे जिंक की कमी से होने वाले सिम्टम है, और मेन डिजीज ये है भाई, ये और ये सिट्रस में तो मोल्ट लीफ होते हैं, और खेरिया डिजीज होती है किसमें? राइस के अंदर। ये पूछे गए हैं बहुत बार। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जिंक की कमी से होने वाली पता लग गया, अब कॉपर की फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कॉपर, कॉपर विटामिन ए का सिंथेसिस में हेल्प करता है। सबसे पहले तो विटामिन ए याद रखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। ठीक है, श्वसन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एक्ट एज ए कैटालाइज इन रेस्पिरेशन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। पौधे में ऑक्सीकरण कमी अभिक्रिया लाने वाले एंजाइम में इलेक्ट्रॉन वाहक है। जो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कैरियर बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के रूप में कार्य करता है। फूलों के उत्पादन में फूल को जो उत्पादित करता है, पैदा करता है। क्लोरोफिल का भी एक घटक है। क्लोरोफिल सिंथेसिस में लोहे के उपयोग में मदद करता है। जो लोहा है क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, तो उसकी लोहे की Fe की जो हेल्प है, ये तो क्लोरोफिल बनाता है, और इसकी भी हेल्प करता है कौन? कॉपर। कॉपर आयरन को कहता है, आयरन फिर क्लोरोफिल बनाता है, ऐसा होता है। ठीक है जी, विटामिन ए में हेल्प करता है। अगर ये ना होगा तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं स्लो हो जाएगी, फूल कम लगने लगेंगे, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पत्ता येलोइश होने लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देंगी। अरे सही है, ये तो दोबारा ही लिख दिया इसने, परंतु ढंग से नहीं लिखा, लिखना चाहिए था जो मैंने बोला वो। डेफिशिएंसी की वजह से देखना ऐसे ऐसे लीफ दिखाई देने लगते हैं, या तो ये बहुत ही कर्ल हो जाते हैं, या फिर बीच बीच में धब्बे स्पॉट्स येलो स्पॉट नजर आने लगते हैं, या फिर ऊपर का जो पार्ट है वो जड़ा हुआ सा नजर आएगा। ये किसकी कमी से होता है? कॉपर की वजह से होता है कमी, डेफिशिएंसी से। ठीक है सर, फंक्शन ऑफ बोरोन। बोरोन के फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये पोलन ग्रेन से रिलेटेड है। पोलन ट्यूब को बनाना, पोलन ग्रेन को बनाना, फ्लावरिंग करवाना, सीड सेट बनाना, पोलिनेशन कराना, ये सारे जो भी पोलन ग्रेन से रिलेटेड शब्द है, नोड्यूल फॉर्मेशन करना, कैल्शियम का मूवमेंट करना, ठीक है, और सूखे से बचाना, ये सारे काम कौन करता है? सारे के सारे न्यू सेल की डेवलपमेंट करना बोरोन करता है जी। बोरोन पोलन ट्यूब को भी बनाता है। पोलन ग्रेन आके गिरता है, फिर उसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलती है, उसको बनाना, पोलन ग्रेन को खुद को बनाना, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सीड सेट बनाना, ये सारे काम किसके? बोरोन के। ये इंपॉर्टेंट है भाई बोरोन। अभी लिखा मेरिस्टेमेटिक उत्तक में नई सेल का विकास। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो सेल डिवाइड करती है, न्यूली सेल डेवलपमेंट करता है, उनको डिवाइड करने में मदद करता है। उचित पराग मतलब पोलन ग्रेन, पराग निर्माण पोलन फॉर्मेशन, पराग नली वृद्धि मतलब पोलन ट्यूब, पुष्पन मतलब फल फूल, और फल फ्रूट में बीज का निर्माण कराना, इन्वॉल्विंग इन द प्रॉपर पोलिनेशन
पोलन फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूट और सीड सेट बनाना। शर्करा, स्टार्च, जो ग्लूकोज है और स्टार्च है, सुक्रोज है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस का स्थानांतरण करता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड को बनाने में हेल्प करता है। दालों में गांठों का निर्माण, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द लेग्यूम्स, ठीक है जी। ये एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक पोलन ग्रेन वाले सारे के सारे जो ऊपर ये लाइन लिखी हुई ये इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं में से आ जाएगा, बोरोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। फसलों में सूखा सहिष्णुता, मतलब जो सूखा पड़ जाता है तो उसमें सहन शक्ति, जो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म पैदा करने में हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ कैल्शियम और वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन, बोरोन। समझ में आया भाई? बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो कंट्रीब्यूशन देख लीजिए इसका, बोरॉन का। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन एंड लिग्निफिकेशन ऑफ सेल वॉल को बनाने में भी हेल्प करता है। यह पौधों में प्रजनन अवस्था से जुड़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन से असंतुलित पोषणों के कारण प्रजनन अंगों में बांझपन आदि विकृतियां उत्पन्न होती है। अगर ये ना होगा तो बांझपन, जो स्ट्राइल हो जाएंगे सारे फ्लावर। यह कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलरली इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटेज। ठीक है भाई, ये सारे किसके काम है, बोरोन के। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी से बोरोन के क्या क्या होगा, देखो अब यहाँ डायग्राम देखना, ये पत्ता कैसे हो गया है, बिल्कुल मुड़ गया है, और आगे से ये देखो बैंड होने लगा है, हिल बैंड, हिल बैक, बैक हिल बैंड डिजीज कहते हैं। चूंकि ये स्थिर है, स्थिर मतलब इमोबाइल है, ये कैल्शियम और बोरोन क्या होते हैं, इनमोबाइल होते हैं। इसी कारण ये लक्षण टर्मिनल, जो ऊपर के जो पत्ते होते हैं ना, जो ऊपरी जो यंग युवा है उनमें इसकी कमी दिखाई देती है। ठीक है। पुष्पन एवं फल विकास प्रतिबंधन, फूल भी नहीं लगेंगे और फल भी नहीं बनेगा अगर इसकी कमी। बांझपन और प्रजनन अंगों की विकृति, जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो खराब हो जाएंगे। मोटी और मुड़ी हुई पत्तियां नजर आएंगी, देखो ये पत्तियां मुड़ी हुई और मोटी नजर आ रही हैं। फल, कंद और जड़ों का रंग उड़ जाएगा और फटना या सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सेब में इंटरनल क्रैकिंग आने लगी, सेब फटने लग जाएंगे, सेब का जो फ्रूट है वो खराब हो जाएगा। किसकी कमी से, बोरोन की डेफिशिएंसी से ऐसा होता है सर। समझ में आ रहा है भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर ड्यू टू बोरोन, बोरोन की वजह से भी होने वाले बहुत सारे, जिंक की वजह से भी ऐसे आए थे, बोरोन के भी बहुत सारे हैं, तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे बोरोन की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो देखिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंटरनल टिश्यू ऑफ रूट कैप गिविंग राइज टू द डार्क एंड एरिया इन द ब्राउन ब्राउन हार्ट डिजीज जो होती है वो इसी की वजह से होती है। इंटरनल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब मर जाना प्लांट का, अनुला और मैंगो में ऐसा दिखते हैं। हैन एंड चिकन इन ग्रेप्स में, हैन एंड चिकन डिजीज ग्रेप्स में। हार्ट रोट इन सुगर बीट में। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर में। टॉप सिकनेस इन टोबैको। फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो एंड पोमीग्रेनेट। होलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का जो स्टेम है वो हॉलो रह जाएगा, खाली कमजोर हो जाएगा तना। ये सारी डिजीज किसकी कमी से, बोरोन की कमी से। अब बात करते हैं मोलिब्डेनम की, इसके बहुत कम प्रभाव है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये मोलिब्डेट की फॉर्म में, MoO4 2- के रूप में, वैसे 3 होता है यहाँ, अवशोषित होता है। ठीक है, और नाइट्रेट रिडक्टेज का आवश्यक घटक है, जो NO3 और नाइट्रेट और नाइट्राइट को बनाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, मैंने बोला था ना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन में हेल्प करता है, एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेज, और ये आयरन के साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। यह एजोटोबैक्टर का जो बैक्टर है, सहजीवी बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग दक्षता को बढ़ाता है। सहजीवी मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, जो एजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया हैं, एयर की प्रेजेंस में काम करते हैं, उनके लिए भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मोलिब्डेनम को वेनेडियम द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में, स्पष्ट भूमिका। ये एक एक्सेप्शन था, कोई भी एक न्यूट्रिएंट दूसरी कमी पूरी नहीं कर सकता, पर मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, एक एक्सेप्शन मैंने शुरुआती लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा न्यूट्रिएंट्स वाला, उसमें बताया था। फॉस्फेट प्रणाली तथा अकार्बनिक एसिड संश्लेषण में भी हेल्प करता है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एसिडिक संश्लेषण होता है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मोलिब्डेनम का पता लग गया सर। डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम की कमी से क्या क्या होगा। पौधे में विभिन्न अमीनो एसिड के असंतुलन हो जाएगा, अमीनो एसिड का। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की गतिविधियां कम हो जाएंगी। पत्तियों की सीमित झुलसना, वो जड़े हुए नजर आएंगे, मुड़े हुए कप जैसे बन जाते हैं। नींबू वर्गीय में, जैसे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। येलो स्पॉट्स रोग तथा फूल गोभी में
विप टेल मतलब जो पत्ती होती है ना वो ऐसे ऐसे टेल नुमा ऐसे ऐसे होने लगती है आगे से, विप टेल मतलब झुली हुई टेल की तरह, इससे संबंधित है। विप टेल डिजीज जो कॉलीफ्लावर में वो इसी की वजह से होती है। येलो स्पॉट जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें, और पत्तों का आगे से कर्ल होना, मुड़ना, कप कैप जैसा हो जाना, ये इसी में होते हैं। नींबू वर्गीय फसलों में पीला धब्बा बनना भी इसी की वजह, येलो स्पॉट्स इन सिट्रस फ्रूट, किसकी वजह से? मोलिबिडनम की वजह से। नींबू वर्गीय जितने भी होते हैं, संतरा, मौसमी वगैरह वगैरह, इनमें। समझ में आया? अभी आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन और निकल की बातें कर लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन वो मैग्नीज वाली मेन रोल है भाई। मैग्नीज जो काम करता है ना, लगभग क्लोरीन के भी सेम ही है। तो सिमिलर टू मैग्नीज, मैं लिख ही देता हूँ, सिमिलर है किसके? मैग्नीज के। वो क्या करता था? आयनिक वैलेंस बना के रखता था, पोटेशियम को ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प करता था, हिल रिएक्शन के दौरान वाटर स्प्लिटिंग में, वही सारे उसमें रेगुलेशन बनाए रखना, वही सारे प्रकाश संश्लेषण के, फिर पानी का विभाजन वाटर स्प्लिटिंग, पौधे के लिए प्रासरणीय ओस्मो रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना के बनाए रखना में आवश्यक है भाई। और इसकी कमी हो जाएगी तो क्लोरोटिक पत्तियां, क्लोरोसिस, जो पीली पड़ने लग जाएंगी, पीले धब्बे, भूरे किनारे, किनारों पर पत्तियां मुरझाना, ये सारे धब्बे दिखाई देंगे। और क्लोरोटिक वेन, क्लोराइड संवेदनशील फसलें, तंबाकू, आलू और अन्य सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में जितने भी सब्जियां आती हैं, फिर सारी की सारी किसमें आती हैं? तंबाकू, आलू वगैरह वगैरह, जितनी भी सब्जियां सोलेनेसी की, वो क्लोराइड से की डिफिशियंसी से संवेदनशील होती है, अफेक्टेड होती है। अब निकिल की बात कर लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, निकिल, निकिल यूरिएज एंजाइम है, एक ही एंजाइम बताया था मैंने निकिल के लिए, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? यूरिएज, यूरिएज, ठीक है सर। यूरिएज यूरिएज को प्रभावित करके नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। बीज या अनाज का पोषक तत्व एवं परिवहन में सुगमता बनाता है, बीज को और उनको ट्रांसपोर्ट करता है। निकिल फलियों में नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में लाभदायक है। डेफिशिएंसी से लीफ में या तो क्लोरोसिस या नेक्रोसिस, दो डिजीज होती है। क्लोरोसिस में तो पत्ता पीला पड़ता है, और नेक्रोसिस में पत्ता मर ही जाता है। ये दोनों डिजीज निकल की वजह, कमी की वजह से देखने को मिलती हैं। बताओ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट टेबल है भाई, इसको समझेंगे हम सभी मिलके। देखिए, डेफिशिएंसी सिम्टम में चार तरह के लीव्स दिखाए गए हैं। ओल्ड, न्यू, ओल्ड एंड न्यू दोनों में जिसकी कमी दिखाई दे, सिर्फ न्यू में कमी दिखाई दे, ओल्ड में कमी दिखाई दे, या टर्मिनल बड बिल्कुल प्लांट के चोटी पे दिखाई दे। टर्मिनल बड में दो ही की कैब याद रखा था हमने, कैब, CAB, कैब। कैल्शियम और बोरोन की टर्मिनल बड में होते हैं, और ये इमोबाइल होते हैं, दोनों के दोनों क्या थे? इमोबाइल, इमोबाइल। और जो प्लांट के ऊपरी जो कच्चे पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटे पत्ते, उनमें टर्मिनल बड में इसकी कमी, कैल्शियम और बोरोन की कमी। ये तो हो गया कंप्लीट, इतना इतना। अब आगे आ जाओ। ओल्ड और न्यू लीव्स दोनों में जिसकी कमी दिखाई देती है वो है जिंक, जिंक की कमी दोनों में, पुराने पत्तों में भी और नए पत्तों में भी जिंक की कमी देखने को मिलती है। ये भी हो गया कंप्लीट। ओल्ड एंड न्यू लीव्स में जिंक की सर, और टर्मिनल बड में कैब, CAB, कैल्शियम और बोरोन। ये दो तो पार्ट हो गए सर। अब ये दो हिस्से रह गए, इनके आगे पार्ट है। ओल्ड की बात कर लेते हैं, न्यू की सबकी बात कर लेते हैं। ओल्ड लीव्स में किन किन की कमी मिलेगी? नापाक, मांगे, मोर। नापाक, मांगे, मोर, पाकिस्तान और ज्यादा मांग रहा है ना, पर है कुछ भी नहीं उनके पास। तो नापाक, मांगे, मोर की कमी, पुराने लोग हैं, वो पुरानी किस्म के लोग हैं, नापाक, मांगे, मोर, ठीक है। नापाक, मांगे, मोर, ये क्या है? ओल्ड लीव्स में कमी नजर आएगी। अब इनमें से भी सर डेड स्पॉट किसके बनेंगे और नहीं बनेंगे? नो डेड स्पॉट और जो पोटेशियम और मोलिब्डेनम है ना, पोटेशियम और मोलिब्डेनम ये तो डेड स्पॉट्स बनाएंगे, पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम कोई डेड स्पॉट नहीं बनाएगा। अब डेड स्पॉट नहीं बनाएगा इनमें भी आगे। अब इनमें जो वेन है वो ग्रीन ही रहेगी, पूरा पत्ता ग्रीन रहेगा, ये येलो हो जाएंगी वेन। तो इसमें तो इंटरवेन, वेन के बीच का पार्ट येलो होता है, और इसमें वेन भी येलो, मतलब पूरा येलो होता है। और इसमें इंटरवेन, इंटरवेन क्लोरोसिस होती है। समझ में आ गया? अब सुनो दोबारा से। ओल्ड ल्यूज में सर नापाक, मांगे, मोर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है सर। इनमें से डेड स्पॉट नजर आते पोटेशियम और मोलिब्डेनम के केस में, डेड स्पॉट नहीं नजर आते नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम में। अब इनमें से जो क्लोरोसिस बीच बीच का पार्ट, जो वेन है वो तो हरी रहती है, और बीच बीच में से जो पार्ट है वो येलो होता है, मैग्नीशियम की वजह है, कमी से सर, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। और पूरा ही पत्ता जो येलो हो जाता है वो
नाइट्रोजन की कमी से होता है सर। आगे समझ में भाई। तो ओल्ड लीव्स है, नापाक मांगी मोर, उनमें से डेड स्पॉट पोटेशियम मोलिब्डेनम की वजह से डेड स्पॉट नहीं बनते, नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीशियम की वजह से। जो क्लोरोटिक इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है मैग्नीशियम की वजह से पूरा पत्ता ही लीफ होता है येलो हो जाता है नाइट्रोजन की कमी से। हो गया याद। अब न्यू लीव्स पे चलते हैं। ठीक है भाई। तो सल्फर आयरन मैग्नीज और कॉपर, सल्फर आयरन मैग्नीज और कॉपर वाला आ गया। सल्फर आयरन और मैग्नीज और कॉपर क्या है, न्यू लीव्स में इनकी कमी नजर आती है सर, सिर्फ नए पत्ते में। और इनमें अब ग्रीन वेन मतलब वही क्लोरोसिस, जो इंटरवेनल क्लोरोसिस आयरन और मैग्नीज की कमी से होता है सर, और मैग्नीशियम की वजह से ओल्ड में हुआ था। और नए पत्तों में जो इंटरवेनल क्लोरोसिस आयरन और मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है। और येलो वेन्स मतलब वेन भी येलो होगी, पूरा ही पत्ता येलो पड़ जाएगा सल्फर और कॉपर की वजह से। सल्फर और कॉपर की वजह से नहीं पत्ता पूरा का पूरा येलो होता है। और वहां पे पूरा का पूरा पत्ता वर्ल्ड में कब येलो होता है, जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये पूरा चार्ट तैयार किया और इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है भाई। वर्ल्ड में कौन सी की कमी, दोनों में किसकी कमी, टर्मिनल वर्ड में किसकी डेफिशिएंसी होती है, सारा याद कर लेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। याद। तो आइडेंटिफिकेशन अब पत्ते कैसे कैसे दिखाई देते हैं वो देख लो थोड़ा थोड़ा, ये डायग्राम तो देखने ही होते हैं और कुछ नहीं करना होता। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से जो वी शेप में येलो पड़ने लगता है सर, वी शेप में येलो दिखाई देता है, शेप में येलो दिखाई देता है प्लांट। ठीक है सर। और फोस्फोरस से ये बैंगनी कलर हो जाता है, जिसको पर्पल बोलते हैं हम, पर्पल कलर, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। ठीक है सर। पोटेशियम की वजह से ये बर्न हो जाता है, बर्न, जला हुआ नजर आता है। और कैल्शियम की वजह से ये बैंड हो जाते हैं, लिप्स बैंड्स होता है। ठीक है। तो ये सारे देख लो, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का सिम, ये जो बैंगनी कलर हो गया ये फॉस्फोरस की कमी से। पोटेशियम से ये ऊपर का हिस्सा देखो जला हुआ नजर आता है, और इसमें ये मुड़े हुए पत्ते नजर आते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। तो ये याद हो रहे हैं भाई सभी को, किसकी डेफिशिएंसी है, कैसा लीफ दिखाई देता है, तो देख के पहचानना होता है, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब नेक्स्ट, जिंक की कमी से जो पूरा पत्ता येलो नहीं होता, बस उसमें जो थोड़ा सा जो ग्रीन कम पन है वो थोड़ा सा कम होता है, हल्का हल्का पीला, मतलब पेल येलो, जिसको हम क्या कहते हैं, पेल येलो नजर आता है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है सर। आयरन की डेफिशिएंसी से जो लीफ होता है वो क्या कर देता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग शो करने लगता है, वाइट पड़ने लगता है। और मैंगनीज की कमी से क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है पर वेरी लो, बहुत ही कम, हल्की। मैंगनीज की वजह से इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है पर बहुत ही हल्की नजर आती है। ठीक है सर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन में सल्फर की कमी से पत्ता कैसा दिखाई देता है देख लीजिए। सल्फर में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस भी होती है और थोड़ा सा पत्ता लगभग पीला पड़ने लगता है सर। और जो कलर अपनी चमक ही खो देता है, पत्ता अपना कलर ही खो देता है, वो कॉपर की डेफिशिएंसी से ऐसा नजर आता है सर। और बोरोन की डेफिशिएंसी से पत्ते में जो मुरुड़ियापन कहते हैं, जिसको मुड़ जाना, बैंड हो जाना, ऐसा नजर आता है। निकिल की वजह से जले हुए पत्ते के जो कॉर्नर्स हैं, एंडिंग पोर्शन है, वो किनारे हैं, वो जले हुए नजर आएंगे निकिल की कमी से। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। डिसऑर्डर, अब जो टेबल हैं ये सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान दे लें। इनमें से जितना पढ़ा वो शायद ना याद रहे, कोई बात नहीं, पर इन टेबल में से क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं भाई। मैग्नीशियम न्यूट्रिएंट है, इसकी कमी से सैंड ब्राउन टोबैको में हम पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज करें। इंटरवेनल क्लोरोसिस ओल्ड लीफ में नजर आती है मैग्नीशियम की वजह से। और ग्रास टेटनी, जिसको हाइपोमैग्नीसिया कहते हैं, ये एनिमल्स में भाई, ये एनिमल्स में नजर आती है। ठीक है, ये प्लांट की डिजीज नहीं, एनिमल की है। ठीक है सर। और नाइट्रोजन की वजह से आप बार बार कह रहे हो, वी शेप लीव होता है येलो, स्टारवेशन डिजीज होती है, हाँ। नाइट्रोजन की वजह से जो ब्लोटिंग इन कॉलीफ्लावर, ये तीनों पहले ही पढ़ चुका सर मैं, हाँ। फॉस्फोरस की वजह से सिक्कल लीफ, सिक्कल मतलब दराती नहीं होती सिक्कल, जिससे हम गेहूं फसल वगैरह वगैरह काटते हैं, उस शेप का हो जाता है लीफ। लेटरल बड सप्रेस हो जाती है, लेटरल बड है वो सप्रेस होने लगती है साइड की। और पर्पल कलर, जो बैंगनी कलर दिखाई दे रहा था ना पत्ते का, भी डायग्राम देखे, वो इसी की फॉस्फोरस की कमी से। सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर की कमी से येलो डिजीज, एक याद रख लेना, टी येलो डिजीज इंपॉर्टेंट है। जिंक की कमी से बहुत होते हैं, जैसे पोटैटो में फर्न लीफ होता है सर, फ्रूट में रोजेट बनता है, गुच्छा बन जाता है, पेडी में खैरिया, ये इंपॉर्टेंट है, पेडी में खैरिया डिजीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। व्हाइट बड इन मेज, ब्रोंजिंग इन गुआवा,
लिटिल लीफ इन कोकोनट, ब्रिंजल और मैंगो में, और शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड का छोटा रह जाना, ये सब किसकी कमी से होते हैं? जिंक की कमी से होने वाली डिसऑर्डर्स हैं सर, सिम्टम्स हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट डिसऑर्डर है, इसको भी देख लें। कॉपर, कॉपर की कमी से होने वाले रोग। मेल फ्लावर स्टेरिलिटी, मेल फ्लावर है वो स्टाइल हो जाएगा, मेल फ्लावर स्टाइल हो जाएगा तो वो क्या नहीं होगा? पोलिनेशन अच्छे से नहीं होगा, पोलन ग्रेन काम का ही नहीं रहेगा। जब पोलन ग्रेन काम का नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी और यील्ड कम हो जाएगी। डाई बैक ऑफ सिट्रस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं इसको, ये पूछा जा सकता है भाई। एक गोलूम्स इन सिट्रस, गुमोसिस है एक तो, और डायबैक डिजीज सिट्रस में, ये कॉपर की वजह से होती है। दोनों पूछी गई बहुत ज्यादा। मेल में का स्टाइल होना ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। रफ डार्क एंड क्रैकिंग इन एप्पल, एप्पल में क्रैक पड़ना वो भी कॉपर की कमी से। रिकलेमिनेशन डिजीज इन सीरियल्स में, और इम्पटिग्यूम्स इन व्हीट, व्हीट में जो दाने ही नहीं होते खाली निकल जाती है, वो किसकी वजह से? कॉपर की कमी से होता है सर। आयरन, इंटरवेनल क्लोरोसिस इन यंग लीव्स, यंग लीव्स में इंटरवेनल क्लोरोसिस बीच बीच में से पीला पड़ना। लाइम इंक्लूडिंग क्लोरोसिस भी इसी की वजह से। और ये इंपॉर्टेंट में ये पूछा जा सकता है, अकोची इन राइस, ये ना सर Fe की तो डेफिशिएंसी से होती है, डेफिशिएंसी, और H2S की टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ये भी याद रखना है। H2S की टॉक्सिसिटी से होता है ये गैस H2S, इसकी टॉक्सिसिटी जहरीली होती है, ये ज्यादा मात्रा में होती है इसी वजह से। आयरन क्लोरोसिस इन ग्राउंडनट एंड पेडी में जो पीले पत्ते का पड़ना, ये भी इसकी वजह से होता है। मैग्नीज, Mn, ग्रे स्पिक्स ऑफ व्हाइट, स्पिकल्स येलो, और शुगर बीट्स में होते हैं येलो। और मार्स स्पॉट ऑफ पी, पहला ब्लाइट और शुगर कैन, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन में फिर स्टार लगा रहा हूँ। जिन पे भी मैं ये डिब्बे बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। एकोची राइस में आयरन की वजह से, और पहला ब्लाइट शुगर कैन में किसकी वजह से होते हैं? मैग्नीज की वजह से। फ्रेंचिंग इन द टंग ग्रास में कंप्लीट इंटरवेनल क्रोसिस, पूरा ही येलो हो जाता है। और मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, ये भी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी मतलब ये ज्यादा होने से होता है, ज्यादा कमी से नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, ये ज्यादा होने से हुआ है। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन ये डेफिशिएंसी नहीं है भाई, ये ज्यादा होने से हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे। और पहला लाइट इन शुगर कैन में होता है, अकोची राइस में आयरन की वजह से होता है सर, डाइबैक सिट्रस में होता है कॉपर की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। समझ में आ रहा है भाई सभी को? बहुत बढ़िया। अब इनकी कमी से होने वाले रोग देख लो, डिसऑर्डर्स। बोरोन, बोरोन की वजह से ब्राउनिंग ऑफ द कॉलीफ्लावर, हार्ट रोट, शुगर बीट एंड मैरीगोल्ड, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हार्ट रोट डिजीज किसकी वजह से होती है? और टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। ठीक है। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर ऑफ द ग्रेप्स। ठीक। और फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो, टोमेटो का फ्रूट का क्रैक होना। हैंड एंड चिकन डिजीज डिसऑर्डर ग्रास फ्रूट ग्रेप्स में होता है। टॉप सिकनेस, टॉप जो सिकनेस होती है टोबैको में। हार्ट रोट शुगर बीट और मैरीगोल्ड में। और ब्राउनिंग ऑफ द कॉलीफ्लावर, ये सारे ब्राउन की बोरोन की वजह से, बी बोरोन की कमी से होते हैं। सही है भाई। और मोलिब्डेनम, ये सबसे पहला ही आता है, ज्यादातर यही पूछा गया। और एक लास्ट, फिफ्थ टेल इन कॉलीफ्लावर में किसकी वजह से होती है भाई? मोलिब्डेनम। और एक ये येलो स्पॉट इन सिट्रस, ये किसकी वजह से होते हैं? दोनों की दोनों बोलो, मोलिब्डेनम की वजह से। स्कॉल्ड ऑफ बीन्स और डाउनवर्ड क्रिपिंग ऑफ द रेडिस, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। येलो स्पॉट इन सिट्रस और विप टेल इन कॉलीफ्लावर, मोलिब्डेनम। ठीक है भाई। ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम एंड रोट इन टोबैको, देखो कैल्शियम की वजह कमी से होता है ब्लॉसम एंड रोट, BER का मतलब ब्लॉसम एंड रोट, रोट ऑफ टोबैको। पॉपिंग इन ग्राउंडनट में पॉपिंग, bitter bites of apple, tip hooking of the cauliflower, red brown spot in guava, cavity spot in carrot, terminal bud disintegration, और black heart in cherry, black heart in cherry, ये सारे किसकी कमी से होते हैं? कैल्शियम की कमी से सर। सही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, अब ये सारे जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे कंप्लीट हुए। अब कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बता चुका वैसे तो मैं सारी बातें। प्लांट टेक अप सिलिकॉन इन द फॉर्म ऑफ मोनोसिलिकेट्स, जो सिलिकॉन होता है ना वो SiOH होल 4 सिलिकेट की फॉर्म में लिया जाता है, थ्रू द रूट, रूट के थ्रू लिया जाता है। सिलिकॉन ट्रांसपोर्ट डिस्कवर्ड बाय राइस, डिस्कवर्ड फ्रॉम राइस एंड शुगर केन क्रॉप में ही देखा जाता है। ये क्या करता है? शुगर केन को तो ज्यादा और मीठा बनाता है, और भी मीठा कर देता है भाई, मीठा करता है। और इसको ये हार्ड, राइस के लीव्स होते हैं ना, इनको और हार्ड बना देता है, ताकि ये नीचे मुड़े ना, बेंड ना हो, पानी में ना डूबे, ये सीधे खड़े रहें, इरेक्ट रहें।
तो इसमें राइस को तो ये हार्ड बनाने का काम करता है और शुगर केन को और ज्यादा मीठा करने का काम करता है सिलिकॉन। और ये प्लांट में इन्हीं दोनों में ज्यादा देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन किस किस में, राइस और शुगर केन में। एल्यूमिनियम एक्टिवेट करता है टॉक्सिसिटी ऑफ, तो न्यूट्रलाइज, एलिवेट्स का मतलब न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करता है फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर की जो टॉक्सिसिटी है, ज्यादा मात्रा में है ना, तो उनको न्यूट्रलाइज एल्यूमिनियम करता है। ठीक है सर। वेनेडियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये मोलिब्डेनम को रिप्लेस करके वेनेडियम का यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करके एजिटोवेक्टर में, प्लांट सिस्टम में, देखो यही लिखा हुआ है। ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ सेलेनियम, एसी, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ सेलेनियम इज सिमिलर टू द फॉस्फोरस, जैसी होती है। सल्फेट्स एंड सेलिनेट कंपाउंड ऑफ द कॉमन अपटेक साइट्स इन द रूट। सेलेनियम डेफिशिएंसी इन कैटल लीड्स टू द मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये इंपॉर्टेंट भी। सेलेनियम की अगर कमी हो जाए, ये सल्फर जैसी जी बीमारियां पैदा करता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की डिजीज होती है। और मैग्नीशियम की कमी से एक हुआ था, बताओ, टेटनी, टेटनी, ग्रास टेटनी हुई थी, वो मैग्नीशियम की कमी से। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है पशुओं में, वो किसकी वजह से होती है, सेलेनियम या सल्फर की कमी से होती है। समझ में आया भाई? यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, पूरे जितने भी प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं। फर्स्ट लेक्चर आया था, ये सेकंड लेक्चर आया, और ये हमने पूरा किया भाई कंप्लीट, इसकी पूरी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको बोलना चाहूंगा थैंक यू, और आगे तैयारी करते रहें। मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ स्कीम्स पे, जितनी भी एग्रीकल्चर की ऑल स्कीम्स इन एग्रीकल्चर कंप्लीट लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद हम और जो हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह जो भी बचे हैं, और एग्जाम भी तो सोल्व करवाने, कुछ पेपर भी प्रीवियस ईयर के वो भी करवा देता हूँ। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।